हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। 51,000 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा परिषद की इतिहास की कक्षा 6 और 7 की बुक हम पढ़ चुके हैं। अब उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी हम देख रहे हैं। तो पार्ट 1 यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर चुकी हूं और अब प्रैक्टिस सेट 2 पर हम पहुंच रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप यूपी टेट और टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इतिहास और आपका विषय है, तो आप उसके लिए भी ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नए हैं तो बेल आइकन पर प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हे लर्नर्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और 31 जनवरी आपका एग्ज़ाम है तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर प्लस फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि सीटेट जनवरी 2021 के लिए आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। एम सीटेट जनवरी 2021 कोर्स ऑन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थ्रू PYQS, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करवाई जाएगी और टॉप एजुकेटर्स आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाएंगे। आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे साइंस डॉक्टर भावना अग्रवाल, CDP मोनिका कुशवाहा, SST चंचल अग्रवाल, संस्कृत सौरभ पांडे, इंग्लिश चेतन राज सिंह, हिंदी मनोज कुमार, मैथ्स धर्म सिंह, EVS सर्वेश कुमारी। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर होने वाले हैं थ्रू PYQs के द्वारा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके इस क्लास को अनलॉक कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। आप देख सकते हैं आप टेट का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको बस एक बार ही सब्सक्राइब करना है। आप चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी STET की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट लेवल के टेस्ट के जो कोर्स हैं उनको भी अनलॉक कर सकते हैं। बस आपको एक बार ही सब्सक्राइब करना होगा। अलग अलग कोर्स के लिए आपको बार बार पे नहीं करना होगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि यहाँ 7200 है, और उसमें आप डालते हैं मेरा रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट जो कि आपको स्क्रीन पर शो किया गया था, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथ ही आपको ये जो कोर्स है 1 साल का, वो सिर्फ 300 रुपये महीने के बेस पर, यानी कि 300 रुपये महीने का ही पड़ने वाला है। इस पर 10% का आप डिस्काउंट लगाएंगे तो ये सिर्फ आपको पड़ेगा 270 रुपये का। तो आपको कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी पूरी करवाई जाएगी, पूरा सिलेबस, पूरा PDF आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद या मुंडक उपनिषद। राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन 4 मुंडकोपनिषद, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का आदर्श वाक्य है। सम्राट अशोक ने इसे अपने सिंह लाट के नीचे खुदवाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अशोक स्तंभ व सत्यमेव जयते को राज चिन्ह के रूप में अपना लिया। तो सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? ऑप्शंस हैं लोथल गोदीबाड़ा, सभागार, अन्न भंडारगृह या फिर बृहद स्नानागार। तो हड़प्पा सभ्यता में स्थित जो विशालतम संरचना मिली है वो है अन्न भंडार गृह। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त दिए हुए हैं, ये आपको मैं बता देती हूँ। और सर्वाधिक जिस देवता के बारे में सूक्त दिए हैं उनका नाम है इंद्रदेव। लेकिन यहाँ आप देखोगे ऑप्शन में इंद्र नहीं है। यम के विषय में, विष्णु के विषय में, वरुण के विषय में और अग्नि के विषय में यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा किस पर समर्पित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि
ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को समर्पित हैं और उसके बाद जो 200 सूक्त हैं वो अग्नि को समर्पित हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, अग्नि के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के समय में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो आप देखोगे ये सारे क्वेश्चन हम SCERT की बुक्स में पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं जिक्र हो चुका है SCERT में इन सभी प्रश्नों का। तो आप SCERT की बुक्स ज़रूर पढ़ें। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है, कक्षा 6 और 7 की SCERT की बुक्स के जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आप देख पाओगे कि लिखा हुआ है कि बिंदुसार के समय में कहाँ पर विद्रोह हुआ था। ऑप्शन राजगृह, तक्षशिला, पुष्कलावती, उज्जैनी। तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 तक्षशिला। दिव्य दान से पता चलता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में प्रांतीय शासकों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह हो गया जिसे अशोक ने शांत किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय की? 8वें वर्ष, 5वें वर्ष, 10वें वर्ष या 7वें वर्ष? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 8वें वर्ष। अशोक का सिंहासन रोहण 269 ईसा पूर्व में हुआ था और अपने अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर आक्रमण कर लिया। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित है। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध के बारे में किस अभिलेख से प्राप्त पता चलता है तो आंसर क्या होगा? 13वें अभिलेख से, यानी कि 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में लिखा है और जिसके बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया था और शैव धर्म की जगह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8वां भाग कर दिया था? पाटलिपुत्र, बोधगया, लुम्बिनी या सारनाथ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका जो सही आंसर है वो है लुम्बिनी। और इसके बारे में हमें पता चलता है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से। और ये SCERT का जो हमने अशोक चैप्टर पढ़ा था उसमें बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ें दे रखी हैं। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं तो आपको आंसर पता होगा। अशोक के रुम्मिनदेई स्तंभ लेख से पता चलता है कि उसने अपने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की और वहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी, बलबन या इल्तुतमिश? तो दिल्ली सल्तनत का जो स्टार्टिंग होती है वो गुलाम वंश से होती है और गुलाम वंश का मतलब था जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने गुलाम वंश की नींव डाली। क्योंकि वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था लेकिन उसने कभी भी अपने को सुल्तान घोषित नहीं किया, वो हमेशा एज अ गुलाम ही पूरे सल्तनत को संभालता था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आप देखोगे कि प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था इल्तुतमिश, जो कि 1211 में दिल्ली का सुल्तान बना कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था। तो दिल्ली के सुल्तानों में सर्वप्रथम इल्तुतमिश को ही 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से मंसूर प्राप्त हुआ और उसने स्वतंत्र शासन को वैधानिकता प्रदान की। तो आंसर इसका ऑप्शन 4 इल्तुतमिश होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच लेते हैं जो है, निम्नांकित में से किस स्थान पर अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया? काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इन क्वेश्चन से और डिटेल भी है तो और भी जानकारी आपको मिलेगी, जिससे कि अगर कोई इससे संबंधित क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको आसानी से अपने एग्ज़ाम में सही कर पाएँ। तो ऑप्शंस हैं आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और सिकंदरा। तो आंसर देने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसका जो सही आंसर है, अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा ही किया गया है। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना अर्थात प्रार्थना भवन बनवाया एवं यहाँ विशेष धर्मगुरुओं, रहस्यवादियों और अपने दरबार के
प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जब हम जहांगीर पढ़ रहे थे SCERT की कक्षा 7 की बुक में, तब वहाँ पर एक चित्रकार का नाम आया था और वह नाम था मंसूर का। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 मंसूर। जहांगीर के दरबार का उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था और उसे बादशाह द्वारा नादिर अल अस्र की उपाधि भी दी गई थी। ऑप्शन 2 सही आंसर है। इसी के साथ आज का ये हमारा सेकंड वीडियो भी एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। बिल्कुल भी ढील ना दें तैयारी को, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम आ सकता है और एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो बिल्कुल भी सरल नहीं होगा। चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की कर रहे हैं, TGT PGT किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, उसमें हिस्ट्री के ये क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो तैयारी में बिल्कुल ढील ना दें और अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखें। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।